नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं और क्यों हुए हैं यहाँ पर उपस्थित, आरपीएससी, बीपीएससी और साथ ही साथ चंडीगढ़ में जो टीजीटी होम साइंस का एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस चलती है। अभी एग्ज़ाम है इसलिए हम एग्ज़ाम के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है रोज़ कमेंट करते हैं कि मैम प्रैक्टिस कराइए, ठीक है। लेकिन वैसे आपको बता दूं, हमारे चैनल पर सभी विषयों की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलती है, जिसमें हम मैनेजमेंट को कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक्सटेंशन भी कंप्लीट होने वाला है और हेल्थ साइंस में भी 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जो रह गए हैं वो भी हम आपको जल्दी ही देंगे। एक बार ये बच्चों का पेपर हो जाए, ये बहुत परेशान है और ये रोज़ हमें कमेंट भी करते हैं। तो क्लास अच्छी लगे और आप अगर नए हो तो आपको बता देती हूँ, प्रतिदिन रोज़ 8 बजे आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस मिलती है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और आप सभी से मैं उम्मीद करूँगी, जो भी जुड़ेगा, नए बच्चे हों या पुराने जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा और शेयर भी अवश्य करिएगा। तो क्वेश्चन 1 है, विभिन्न वस्तुओं व कोयला के जलने पर कौन सी गैस अधिक निकलती है? ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है अमोनिया। तो कौन सी गैस अधिक निकलती है? यहाँ पर जो गैस निकलती है भाई, हम जानते हैं हमारी बॉडी में भी जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको जलाती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और मिलती है क्या हमें? ऊर्जा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या दिया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के विषय में हम सभी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? O2 कहते हैं ना। कैसी गैस है अगर आपसे पूछा जाए, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये रंगहीन गैस है, स्वादहीन गैस है, जैसे जल होता है ना, रंगहीन स्वादहीन, उस तरीके से। और कह सकते हैं इसकी बहुत तीखी गैस होती है। बहुत तीखी क्यों होती है भाई? ये क्या होता है, मतलब इसकी ही उपस्थिति में हर चीज़ जलती है। आप जानते हो बिना ऑक्सीजन के आप कोई भी चीज़ जला नहीं सकते हो। अगर आप बिना ऑक्सीजन की जगह पर कोई मोमबत्ती, कैंडल भी बंद कर दोगे, कोई दीपक बंद कर दोगे, वो नहीं जलेगा। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलती नहीं है, ठीक है। इसे और ये काफ़ी तीखी गैस मानी जाती है। इसके साथ साथ आपको और ऑप्शन भी अगर मिले, जैसे आप क्या कहते हैं, गैस कौन सी है? ये प्राणदायिनी गैस है। प्राणदायिनी गैस, जीवनदायिनी गैस, ये भी प्रश्न आपसे बनते हैं, ठीक है। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये इजी मत समझना, ये क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार हम लोग पेपर हॉल में जब बैठे होते हैं तो प्रेशर में इतना होते हैं कि हमें आते हुए आंसर भी हम गलत कर जाते हैं। इसका क्या है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाएंगे कि आप देखते ही आपका दिमाग ही वहीं पर जाएगा, अरे इसका तो ये आंसर है, अरे इसका तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये जीवनदायिनी है गैस भी कहलाती है। अगर वायुमंडल में इसकी मात्रा पूछी जाए कितनी होती है, तो 20.95% होती है। आपको पता होगा, इसीलिए हम लोग सीधे कह देते हैं क्या, 21% गैस जो होती है कौन सी होती है वातावरण में? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी बात हम CO2 की करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेपर है तो ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो जल्दी जल्दी CO2 की बस और बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ये आंसर था हमारा। जो CO2 होता है ये वातावरण में कितना होता है? सॉरी, 0.03% होता है, ठीक है। 0.03% होता है। कैसे बनता है भाई? आप जानते हो श्वसन की क्रिया जो होती है, श्वसन प्लस ज्वलन की जो क्रिया होती है, हमारे हम सांस लेते हैं, उसके बाद जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, हमें न्यूट्रिशन देते हैं और ऊर्जा देते हैं, और रिलीज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सांस लेते हैं उससे बनती है, और ज्वलन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? उत्पन्न होती है। लेकिन जो शुद्ध रूप में कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर शुद्ध गैस हो। शुद्ध गैस अशुद्ध मानी जाएगी अगर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई भी गैस है और अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो गैस अशुद्ध मानी जाएगी। शुद्ध रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नुकसानदायक होता है। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसे ग्रहण करते हैं और क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब बनाते हैं प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जब बनाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ये हमारे लिए न्यूट्रिशन का
कार्य करता है। ठीक है, और ये इस रूप में मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक हो जाता है। नाइट्रोजन की भी हम बात करेंगे, अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है, तो एक क्वेश्चन में इतना समय क्यों बर्बाद करें। निम्न में से पर्यावरण कहलाता है, क्या प्रदूषण कहलाता है या वातावरण कहलाता है, या सी है पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को कहते हैं, या डी है निम्न में से कोई नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा और सबको इसका आंसर पता होगा। क्या पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो पर्यावरण है मुख्यतः मतलब जो पर्यावरण की मुख्य दशाएं अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती हैं, तो पर्यावरण की मुख्य 3 दशाएं मानी जाती हैं। मुख्य 3 दशाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी 3 दशाएं कौन कौन सी हैं आप बता सकते हो। ये होती हैं एक प्राकृतिक या फिर भौतिक पर्यावरण। एक क्या होता है, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक या भौतिक मैं इधर लिख दे रही हूँ, ये एक ही बात है, दोनों प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण होता है। दूसरा कौन सा होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा पर्यावरण होता है आप जानते हो, सामाजिक पर्यावरण होता है। ठीक है, तो इन तीनों का योग ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे प्राकृतिक या भौतिक जो पर्यावरण होता है, हम चारों तरफ प्रकृति से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, चाहे नदी हैं, तालाब हैं, जानवर हैं, ये सब क्या है, एक ये प्रकृति की देन है। मनुष्य हैं वो भी प्रकृति की देन है। जो समाज है उसमें जो इंसान रह रहे हैं प्रकृति का देन है। ठीक है, हवा है, वायु हो, सब ये प्राकृतिक है। उसके साथ साथ हमने क्या बताया, सामाजिक दशाएं हैं। सामाजिक जो भी सामाजिक माहौल है, आपके आसपास का जो एरिया है, उसके जो रहन सहन है, उसका जो कल्चर है, जिसे हम सांस्कृतिक मतलब दशाएं कह सकते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण। हमारा एक कल्चर है, हर किसी का एक कल्चर है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, हर कोई अपने तरीके से जीता है। हर जगह आप जानते हो हर किसी का एक ही जाति में कल्चर चेंज हो जाते हैं। किसी के यहाँ उनका त्यौहार कैसे मनाया जाता है, किसी के यहाँ त्यौहार में थोड़ा अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चीज़ों से ही तो हम लोग घिरे हुए हैं, और यही क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। क्या औद्योगिकरण है वायु प्रदूषण के कारण, मतलब वायु प्रदूषण जो है कैसे कैसे फैलता है, औद्योगिकरण के कारण, या वनों की अनियमित जो कटाई हो रही है, या सी है नगरीकरण, या डी है निम्न में से एक से अधिक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा है, तो क्या है, नई नई चीज़ें आ रही हैं निकल के मतलब उद्योग धंधे चालू हो रहे हैं, उनसे क्या है, गैसें निकलती हैं, धुआं वगैरह निकलता है, प्लास्टिक वगैरह निकलती हैं। ठीक है, बहुत तरह तरह की गैसें निकलती हैं ख़ास तौर से, तो वो क्या है, वायु प्रदूषण में वायु में मिल जाती हैं और प्रदूषित कर देती हैं वायु को, और उसी से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है हमारे क्या, फेफड़ों में। श्वसन तंत्र का एक बहुत बड़ा पार्ट जो माना जाता है वो फेफड़ा है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र की जितनी समस्याएं होंगी, मतलब वायु प्रदूषण उन्हें जरूर प्रभावित करेगा। क्यों, क्योंकि प्रदूषण क्या है, मतलब वायु क्या है, ऑक्सीजन मिलती है वायु से ही हमें। ठीक है, और ये जाता है फेफड़ों में, है ना, शुद्धि के लिए फेफड़ों में जाता है, ब्लड में मिलता है, ब्लड शुद्ध हो जाता है, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, यही तो प्रोसेस चलता है। लेकिन जो वायु प्रदूषण, वायु में अगर गंदगी है, प्रदूषित है वायु, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फेफड़ों में अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, मतलब आपको जो भी व्यक्ति। ठीक है, CODP आपने एक टर्म सुना होगा, आपको शायद नेट में आप ये मिलता होगा, CODP, इसको कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। पल्मोनरी आप जानते हो, जो हमारी शिराएँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी डिजीज़ जो होती हैं, CODP, एक बार और सुन लीजिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ओ का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, पी मतलब पल्मोनरी, डी फॉर डिजीज़। तो ये वाली समस्या, श्वसन तंत्र के संक्रमण, और जब पल्मोनरी डिजीज़ होगी तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पल्मोनरी जो वेन्स हैं आपकी किससे, हार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, फेफड़ों का कैंसर जैसी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वायु प्रदूषण से जो मुख्य समस्याएं होती वो मैंने आपको बता दी हैं। हमारा यहाँ पर जो ईजी टू मतलब टफ क्या चल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ईजी रखे हैं मैंने, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत मस्ट है, आपसे पूछी जाती है, और पूछे तो ये भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से ध्वनि प्रदूषण के कारण है, ए है वाहनों के हॉर्न, बी है सायरन, सी है नगरीकरण, डी है लाउड स्पीकर, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो
ध्वनि प्रदूषण का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो देखो वाहनों के हॉर्न भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। सायरन तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत तेज शोर करते हैं। नगरीकरण तो नहीं होता है, नगरीकरण से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। लाउड स्पीकर भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, लेकिन ई ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक, क्योंकि एक गलत है और सब सही है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? देखो, ध्वनि प्रदूषण एक सामान्य कंडीशन होती है किसी भी व्यक्ति की सुनने की। जैसे हम कितना सुन सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना हर्ट जो होता है ना, हर्ट्ज में मतलब सुनने की क्षमता मापते हैं, या फिर क्या है डेसिबल डीबी में मापते हैं। तो या तो क्या होता है, जीरो से कहते हैं, 0 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। 120 या बहुत ज़्यादा जाए तो 130 तक, ठीक है। डीबी तक हम क्या है, हम सामान्यतः सुन सकते हैं, ठीक है। या इससे ऊपर गया, डेसिबल में बता रही हूँ मैं आपको अभी इस समय, मतलब 0 डेसिबल से 120 या 130 डेसिबल तक हम नॉर्मल सुन सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम, हमारे कानों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या जब आपसे हर्ट्ज में पूछा जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर कितना 20,000 तक, ठीक है, 20,000, ओके, 20 कॉमा लगा दो, 20,000 जो है हर्ट्ज तक। हर्ट्ज और डेसिबल दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, ये मापन का तरीका है ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। तो इतना हम सुन सकते हैं, 20 से 20,000 तक, या फिर 0 से 120 या 130 तक हम नॉर्मली सुन सकते हैं। इससे ऊपर अगर जाता है तो हमारे लिए समस्या होती है, जैसे कि हमारी श्रवण क्षमता में कमी हो जाएगी, हमारे कानों में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, हम सुन नहीं पाएंगे, नॉर्मल आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कान खराब होने लगेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, जब शोर बहुत ज़्यादा होता है ना, इरिटेशन वाली प्रॉब्लम होती है, और जब तनाव बढ़ेगा तो मानसिक अस्वस्थता लाजमी है। तो फिर क्या है, मानसिक अस्वस्थता होगी, मतलब मेंटली रूप पर इंसान डिस्टर्ब दिखेगा आपको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ध्वनि प्रदूषण से देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं क्या मनुष्य? बी है कीट पतंगे, सी है वन्य जीव, डी है पेड़ पौधे, या ई है निम्न में से एक से अधिक। जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन होता है वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं कौन? सभी को पता होगा आंसर इसका, पेड़ पौधे, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है पेड़ पौधे बनाते हैं। और बिगाड़ता कौन है भाई? मनुष्य बिगाड़ता है संतुलन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं रात में, सवेरे में, दिन में, हर समय, या एक से अधिक सही है। तो जो पौधे हैं वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? वो करते हैं रात में, ठीक है। वो करते हैं रात में ऑक्सीजन ग्रहण, ओके। दिन में ऑक्सीजन को वो हम लोगों को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 जून। आपको यही 2-3 क्वेश्चन और शायद मिलेंगे, फिर उसके बाद हमारे इसमें आज टेक्सटाइल के भी कुछ प्रश्न हैं। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है? ए है नाइट्रोजन, बी है ओजोन, सी है ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड, ई है निम्न में से एक से अधिक। बताइए कौन सी ऐसी गैस है जो पेड़ पौधों द्वारा हमें दिन में प्राप्त होती है? तो वो है ऑक्सीजन गैस। आप जानते हो नीम और पीपल की पूजा क्यों की जाती है? नीम और पीपल की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि ये दो वृक्ष ऐसे हैं, ठीक है, जो हमें रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, रात में भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, और सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमें सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार की बनी होती है, इसे थिम्बल कहते हैं, मिल्टन चौक कहते हैं, गुनिया कहते हैं, या पैमाना कहते हैं। तो ये अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार की बनी होती है। कौन है ये? ये है भाई थिम्बल, आप जानते हो अंगूठे में पहनते हैं जिससे सुई वगैरह आपके ना चुभे, ठीक है। मिल्टन चौक से हम निशान लगाते हैं कपड़े का जब नाप लेते हैं, और पैमाना भी नापने का काम करता है, गुनिया भी, लेकिन गुनिया जो है एल के आकार की आपकी होती है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेटीकोट कितने प्रकार का होता है? क्या 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का? है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका कली वाला पेटीकोट, ठीक है, कलीदार पेटीकोट, या फिर पहला होता है सादा पेटीकोट, ठीक है, सादा पेटीकोट जो हम लोग सभी लोग बनाते हैं, पहनते हैं, सादा वाला होता है। और दूसरा होता है कौन सा? कलीदार पेटीकोट। तो ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, कलीदार पेटीकोट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, घर पर सिलाई करने की उपयोगिताएं हैं,
ए है समय तथा धन की बचत होती है, बी है कपड़े की बचत होती है, सी है इच्छानुसार वस्त्र की प्राप्ति व पुराने कपड़ों का सदुपयोग हो जाता है, डी है निम्न में से एक से अधिक, यही है केवल सी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, घर पर सिलाई करने की सबसे बड़ी जो मतलब उपयोगिता क्या है, समय तथा धन की बचत भी होती है, कपड़े की बचत भी होती है और इच्छानुसार आपका वस्त्र जो है वो भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक। ठीक है, बढ़ते आगे। दो कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के काम आता है असम कच्चा टाँका, कच्चा टाँका, सम कच्चा टाँका, तिरछी कच्ची सिलाई टाँका, ई है एक से अधिक। तो दो कपड़ों को जोड़ने के काम कौन सा टाँका आता है, वो आता है कौन सा, कच्चा टाँका। जैसे आप जानते हो हम लोग कपड़ों में क्या करते हैं, हम साड़ी में फॉल लगाते हैं। ठीक है, तो दो कपड़ों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समय कच्चा टाँका लगा लेते हैं, बड़े बड़े टाँके लगा लेते हैं, जिससे क्या है आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी जाए। ठीक है, अगर आपसे टाँकों की बात की जाए तो टाँके जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके सिलाई के टाँके होते हैं, ठीक है, सिलाई के टाँके होते हैं, और कौन से होते हैं, दूसरे आपके कढ़ाई के टाँके होते हैं। तो दो तरीके के ये टाँके होते हैं। ठीक है, जब तक हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सम टाँका असम टाँका ये सब क्या है, तब तक आप एक आंसर दीजिए, सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ। सबसे पहले सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी इस क्वेश्चन के लास्ट में। तो असम कच्चा टाँका क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये सबसे शीघ्र लगने वाला टाँका है। सबसे शीघ्र मतलब बहुत जल्दी लगता है, और टाँकों के मुकाबले ये बहुत जल्दी लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि एक ही बार में कई बार हम कपड़े को सुई में क्लिक करते हैं। जैसे एक ही बार में सुई से कई टाँके एक बार में लेते हैं और हम खींच देते हैं सुई को। कई बार हम लोग जल्दी में सिलाई करते हैं, कुछ मतलब नॉर्मल कोई ऐसी जगह पे सिलाई है जो दिखे नहीं, तो हम लोग जल्दी में, जैसे पजामे के अंदर कोई प्लेट निकल गई है कुछ भी, पहले हम लोग सलवार पहनते थे, अब तो सलवार तो पता नहीं कब से नहीं पहनी है। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग सिर्फ सलवार और सूट पहना करते थे, उस समय सलवार सूट बहुत क्रेज में था। अब आ रहा है धीरे धीरे लेकिन उतना नहीं। तो सलवार की प्लेट्स निकल जाती थी, तो वो प्लेट्स दिखती नहीं थी, तो हम लोग जल्दी में क्या करते थे, सिलाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, होम साइंस की स्टूडेंट ज़रूर हूँ लेकिन सिलाई नहीं पसंद थी बहुत ज़्यादा, तो क्या करती थी जल्दी जल्दी बड़े बड़े वो, या फिर प्रैक्टिकल में हम बनाते थे कोई कपड़ा, जब हाथ से हम बनाकर और फाइल में अटैच करते थे तो हम अंदर अंदर थोड़ी लंबी सिलाई भी मार देते थे, नहीं दिखती थी। तो वो वाली सिलाई है कि जल्दी जल्दी आपने क्या किया, सुई को कई बार कपड़ों में निकाला और डाला और फिर एकदम खींच दिया, तो वो वाली सबसे शीघ्र लगने वाली ये टाँके होते हैं। इसमें ऊपर का टाँका कैसा होता है, लंबा होता है, तथा नीचे का अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस होते हैं भाई। टाँके में अगर पूछे जाएंगे तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर का टाँका लंबा होता है और नीचे का उससे छोटा होता है ऊपर वाले टाँके से। ठीक है, जब बहुत सी सिलाई आपको करनी हो तो ये टाँका बहुत जल्दी लग जाता है, तो मतलब और जल्दी से बस इससे जुड़ भी जाता है। अब दूसरा कौन सा दिया है, दूसरा दिया है सम कच्चा टाँका। सम कच्चा टाँका क्या होता है, सम कच्चा टाँका में क्या किया जाता है, ये जो रेशमी और मतलब रेशमी कपड़े होते हैं, या फिर फिसलने और सरकने वाले जो चिकने कपड़े होते हैं, खासतौर से जैसे साटन है, साटन भी चिपकता है ना, साटन जो कपड़ा होता है वो चिकना होता है, चिपकता नहीं चिकना होता है, और रेशमी कपड़ा भी चिकना होता है। तो जब आपको सरकने या फिसलने वाले कपड़े जोड़ने, ध्यान रखिएगा, सरकने या फिसलने वाले कपड़े जोड़ने हैं, फिसलने वाले जो चिकने कपड़े होते हैं जोड़ने, खासतौर से रेशमी वगैरह, तो आप क्या करोगे, सम कच्चा टाँका लगाओगे, सम कच्चा टाँका यहाँ पर लगाओगे। इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे की जो टाँके का अभी हमने बताया, असम कच्चा टाँके में क्या होता है, ऊपर का टाँका बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे दोनों का टाँका समान रहता है। ठीक है, दूरी जो होती है टाँके की समान होती है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे छोटा या कहीं पे बड़ा कर दो। ठीक है, ओके, और छोटे छोटे ही, क्योंकि सरकने वाला कपड़ा है तो ये टाँके छोटे छोटे लिए जाते हैं। अब बात आती है, एक और बात कर लेते हैं, तिरछी कच्ची सिलाई का टाँका। ये सब सिलाई के टाँके चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, सिलाई के टाँके ही, कढ़ाई के टाँके नहीं है। तिरछी कच्ची सिलाई टाँके में क्या होता है, ये अस्तर को जोड़ने, आप जानते हैं ब्लाउज में अस्तर लगता है, हम लोग मेनली ब्लाउज में लगाते हैं, वैसे तो सूट वगैरह में भी लगते हैं। ठीक है, तो ब्लाउज का जब हम अस्तर जोड़ते हैं, अस्तर को जोड़ने के लिए ये टाँका अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये तिरछा लगता है और अस्तर को तिरछे तरीके से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब कच्चे टाँके में। ओके, तो तिरछा टाँका अगर पूछा जाए तो अस्तर आदि को जोड़ने में ये लगाया जाता है और सरलता से अस्तर इससे जुड़ जाता है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, देखो मैंने प्रश्न तो नहीं डाला है,
हाँ, इसका मैंने प्रश्न डाला है तो चलो प्रश्न में ही पूछ लेती हूँ। तो इधर आपको आंसर पता चल गया। इसका आंसर क्या था? दो कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए हम किस टाँके का प्रयोग करते हैं? कच्चा टाँके का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अस्थायी शब्द देखना, अस्थायी मतलब स्थायी रूप से नहीं जोड़ते हैं। ओके, कच्चे टाँके को हम स्थायी रूप से नहीं जोड़ते, ये ध्यान रखिएगा। और ये दो कपड़ों को जोड़ने के काम आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इस टाँके की भी अगर लंबाई आपसे पूछे जाए, ये टाँका कितना हो सकता है, तो इस टाँके की लंबाई कितनी? आधा सेमी से 1 सेमी ये भी लंबा हो सकता है। आधा सेमी से 1 सेमी इसकी भी लंबाई होती है। आधा सेमी से 1 सेमी। ओके, 1 सेमी कौन से कच्चे टाँके की लंबाई। अब जो प्रश्न आ रहा है उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये टाँका 1 सेमी से 5 सेमी तक हो सकता है। अभी मैंने कच्चे टाँके का क्या बताया था? आधा सेमी से 1 सेमी लंबा हो सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मतलब दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये टाँका 1 सेमी से 5 सेमी तक का हो सकता है। इसे कहते हैं सम कच्चा टाँका, असम कच्चा टाँका, कच्चा टाँका या तिरछी सिलाई टाँका। और ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि जब मैंने अभी अब समझा रही थी तो उसी समय मैं इसकी लंबाई बताने जा रही थी। तो आई होप आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा। ये होता है तिरछी सिलाई टाँका। ये कई सिलाई, ये गलत है यहाँ पर, कई गलत है यहाँ पर। तिरछी कच्ची होगा यहाँ पर, तिरछी कच्ची सिलाई जो हम करते हैं, तिरछी कच्ची सिलाई करते हैं, वो वाला टाँका होता है, जिसको हम कहते हैं कि अस्तर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सिलाई को हम क्या करते हैं? अस्तर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लंबाई कितनी है इस टाँके की? 1 सेमी से 5 सेमी तक। आई होप मैंने इतनी बार बोल दिया है कि आपको अब ये याद हो गया होगा। ठीक है, 5 सेमी तक लंबा ये हो सकता है। ओके, अगर नीचे का भी पूछ लिया जाए तो मैंने सीधे ऊपर का बता दिया। ठीक है, ये तो सीधे मैंने ऊपर का बता दिया। अगर नीचे का भी पूछ लिया जाए कि नीचे कितना बड़ा टाँका लेते हैं, तो नीचे आधा सेमी तक रख सकते हैं और ऊपर का 1 सेमी से 5 सेमी। ओके, मतलब ऊपर का टाँका बड़ा और जब नीचे का आए तो छोटा। ठीक है, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा। तो नीचे का आधा सेमी तक लंबा हो सकता है, ऊपर का टाँका कितना? 1 से 5 सेमी बड़ा हो सकता है। तिरछी कच्ची सिलाई की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 वर्ष की बालिका की आप फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा मतलब लगेगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो आपको जब 1 वर्ष की बालिका की फ्रॉक बनानी है तो 1 मीटर कपड़ा पर्याप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलाई मशीन की सुई टूटने के कारण हो सकते हैं सुई मुड़ी अथवा टेढ़ी मेढ़ी हो, सुई उचित नंबर की ना हो, सुई चिकनी हो, डी है निम्न में से सभी, ई है एक से अधिक। अब यहाँ पर निम्न में से सभी सही आंसर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए, किसी को पता है? यहाँ पर होगा ई है ऑप्शन, एक से अधिक सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है रीजन नहीं है। सुई चिकनी हो तो इससे सुई नहीं टूटेगी, सुई तो चिकनी ही होती है। लेकिन सुई अगर टेढ़ी है, मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या है, मतलब मशीन की सुई टूट जाएगी। और उचित नंबर की नहीं है तो भी टूट जाएगी। कपड़ा मोटा सिल रहे हो, कपड़ा जो सुई है वो कम नंबर की है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सही हैं, ए और बी सही है, इसलिए निम्न में से एक से अधिक, ई ऑप्शन करेक्ट होगा और सी वाला और डी वाला गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है समय की, परिश्रम की, धन की, कपड़े की। देखो आंसर देना है ऑप्शन के हिसाब से। अगर आपको उपर्युक्त तो सभी मिले तो आप उस हिसाब से आंसर दोगे, लेकिन अब इसमें से बेस्ट आंसर चुनना है। कौन सा? तो घर पर वस्त्र सिलने से किसकी बचत होती है बताइए। देखो समय और परिश्रम की तो नहीं होगी, क्योंकि भाई मेहनत तो करनी होगी, समय भी देना होगा कपड़ा सिलने का, परिश्रम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बचत होती है धन की। जो सिलाई हम दे के आ रहे हैं वो नहीं देनी पड़ेगी। ओके, और कपड़ा सिलोगे तो वो बात अलग है, थोड़ा बहुत बच जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। भाई सिलाई को हम देते हैं कपड़ा तो जो देते हो पूरा चला जाता है, हम कोई कपड़ा बचा हुआ लाते थोड़ी ना। लेकिन जब आप घर पे सिलते हो तो जो कपड़ा बचता है, तो मान लो छोटे बच्चों के कपड़े भी उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमें बेस्ट चुनना है तो धन की। ओके, धन की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? सुई है, धागा है, कैंची है, चाकू है या एक से अधिक। तो जो सिलाई किट में जो वस्तु नहीं रखी जाती है वो क्या है? चाकू है। बकाया सुई, धागा, कैंची हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। कपड़े को सिंक करना, इस्त्री करना, मिल्टन चौक से निशान लगाना, कपड़े को काटना, निम्न में से एक से अधिक। कपड़ा काटने से पूर्व कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी चाहिए? कपड़े को सिंक करना बिल्कुल सही है, इस्त्री करना सही है,
ठीक है। और मिल्टन चौक से निशान भी लगाना सही है। कपड़े को काटना, भाई कपड़े काटने से पूर्व हमें तैयारी करनी है ना, तो कपड़े को तो हम बाद में काटेंगे, तो ये वाला गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ई सही हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। ओके, कपड़े काटने से पूर्व की तैयारी बता रहे हैं, तो आप कपड़े को पहले थोड़ी ना काट लोगे, कपड़ा तो तैयारी करने के बाद काटोगे। ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रंग के धब्बे होते हैं अम्लीय प्रकार के, क्षारीय प्रकार के, केवल बी या ए बा बी दोनों। जो रंग के धब्बे कैसे होते हैं जल्दी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, जो रंग के धब्बे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, सोच लिया होगा, ए बा बी दोनों। रंग के जो धब्बे होते हैं अम्लीय प्रकार के भी होते हैं, क्षारीय प्रकार के भी होते हैं। अगर आपसे वस्त्रों पर लगे धब्बों के प्रकार की बात की जाए तो मैं ये कहूँगी यहाँ पर कोई निश्चित प्रकार नहीं दिए हैं, लेकिन कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो जानतब दाग धब्बे होते हैं, ठीक है, जो मतलब जानतब मतलब अंडे हैं, मांस मछली से लगते हैं, ठीक है। और बात करेंगे दूसरे होते हैं वानस्पतिक दाग धब्बे, जैसे चाय कॉफ़ी फल शहद के धब्बे होते हैं। तीसरा होता है आपका चिकनाई युक्त धब्बे, जिसके अंदर आपके पैर मक्खन घी तेल पेंट वार्निश इन चीज़ों के धब्बे होते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो धब्बे होते हैं वो होते हैं। ओके, और फिर किसके धब्बे होते हैं, साइकिल के ग्रीस के धब्बे होते हैं, लिपस्टिक के धब्बे होते हैं, भाई बहुत तरीके के, खनिज के धब्बे होते हैं। और अगर हम बात करें स्याही के धब्बे होते हैं, मार्किंग इंक के धब्बे होते हैं, प्रिंटिंग स्याही के धब्बे होते हैं। इतने तरीके के धब्बे होते हैं, अलग अलग प्रकार के धब्बे ये माने जाते हैं। और रंग के धब्बे तो होते हैं, झुलसने के धब्बे होते हैं, पसीने के धब्बे होते हैं, घास के धब्बे होते हैं। चिकनाई के धब्बों के अंतर्गत आने वाले धब्बे कहलाते हैं, ए है मक्खन तेल व पेंट के धब्बे, बी है वार्निश के धब्बे, सी है दूध के धब्बे, डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से सभी सही। चिकनाई के अंतर्गत धब्बे कौन कौन से आते हैं, देखो मक्खन तेल व पेंट के आते हैं, अभी हमने बताया था बहुत सारे तेल होते हैं। वार्निश के धब्बे भी आपके चिकनाई के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। दूध के धब्बे तो प्राणिज हो गया, तो चिकनाई में नहीं आएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। ओके, ठीक है। तो दूध के धब्बे किस में आते हैं, दूध के धब्बे आते हैं प्राणिज में, मांस मछली के धब्बे भी प्राणिज में आएंगे। ओके, और प्राणिज धब्बे कैसे होते हैं, प्रोटीन धब्बे होते हैं, इसलिए ठंडे पानी से धोए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो वो जम जाएंगे और ज़्यादा। रक्त प्रोटीन धब्बा है, ठीक है, रक्त जो है प्रोटीन धब्बा है, तो उसे किससे धोगे, ठंडे पानी से धोगे, ठंडे पानी से ही साफ होगा। क्वेश्चन 21 है, निम्न में से आम्लिक प्रकृति के धब्बे कहलाते हैं, वनस्पति धब्बे, चिकनाई वाले धब्बे, जानतब धब्बे या जलने के धब्बे। तो आम्लिक प्रकृति के धब्बे कौन से होते हैं बताइए, वो होते हैं ए ऑप्शन वनस्पतिक धब्बे। वनस्पतिक धब्बे आम्लिक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इन पर क्षारीय प्रभाव डाला जाता है, तब ये साफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि अम्ल को क्षार से और क्षार को अम्ल से ही काटा जाता है, ठीक है। तो आम्लिक धब्बे होते हैं वनस्पति के धब्बे, इसलिए इन्हें क्षार से धोया जाता है। ओके, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर, क्या इन धब्बों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपके चिकनाई के धब्बे होते हैं उन्हें आप हटाओगे कैसे, अगर ये पूछा जाए, ठीक है। चिकनाई युक्त जो धब्बे होते हैं, सेकंड नंबर पे दिया है, चिकनाई युक्त धब्बे जो होते हैं इन्हें आप कैसे हटाओगे, अगर ये बात की जाए तो या तो पाइसीकरण द्वारा आप इसे हटाओगे, ठीक है, पाइसीकरण द्वारा, या फिर अवशोषक पदार्थ द्वारा इन्हें हटाओगे, ठीक है। अवशोषक पदार्थ में आप क्या क्या चीज़ें आती हैं आप सभी जानते होंगे, जैसे कि पिसी खड़िया हो गई, पिसी खड़िया हो गई, ठीक है, पिसी खड़िया हो गई, खड़िया मैदा हो गई, सॉरी खड़िया मैदा हो गई, ठीक है, मैदा हो गई, टेल्कम पाउडर हो गया, टेल्कम पाउडर, ओके, टेल्कम पाउडर हो गया, फ्रेंच चौक और फूलर, ये क्या आते हैं आपके किसकी उदाहरण, अवशोषक विधि के। तो इस द्वारा आप क्या करते हो, इन धब्बों को आप साफ कर सकते हो, किसके, चिकनाई के धब्बों को आप साफ कर सकते हो। अब बात आती है जानतब धब्बे, जो आपको सेकंड सी ऑप्शन पर दिख रहा है, जानतब धब्बे। जानतब धब्बे में हम क्या करेंगे, अगर मान लो जैसे अभी हमने खून का धब्बा बताया, कैसे ठंडे पानी से आप धोगे, क्यों, क्योंकि गर्म जल से ये जम जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन प्रधान है। प्रोटीन आप जानते हो, अंडा होता है प्रोटीन होता है, आप उसे उबालते हो तो वो जम जाता है, नहीं जम जाता है, इस तरीके से आप सोचो, ठीक है। तो ये जम जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या करना है, या तो नमक की परत, जैसे अंडे का धब्बा है, अभी हमने अंडे की बात की, अगर अंडे का धब्बा है तो आप उस पर क्या करोगे, नमक की परत रखोगे, नमक की लेयर लगा दी आपने, ओके। फिर आप उस पर क्या करोगे, जो पानी है इस पर क्या है, नमक रखा हुआ है, इसलिए आप गर्म पानी धार बांध कर डालोगे। वैसे प्रोटीन नॉर्मल धो रहे हो आप, ठंडे पानी से धोगे, लेकिन आपने क्योंकि नमक की लेयर लगा रखी है ना, तब जब आप धार बांधोगे तो अंडे का धब्बा जो है गर्म पानी से साफ हो जाएगा, ठीक है, ओके।
और ये गर्म पानी से धोने से पूर्व आप ये क्या करोगे, इसमें ठंडे पानी से पहले ट्राई कर लोगे। अगर ठंडे पानी से साफ़ नहीं होता है तब आप धब्बे पर नमक लगाओगे और उसके बाद आप गर्म पानी डालोगे। पहले आपको ठंडे पानी से, कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो हमें नमक का यूज़ करना पड़ता है, और नमक में का यूज़ करोगे तो आपको गर्म पानी डालना पड़ेगा, लेकिन पहले आप ठंडे पानी से इस धब्बे को धोगे। ठीक है। जलने के धब्बे, जिसे हम कहते हैं झुलसने के धब्बे। आप जानते हो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्रेस वगैरह करते हैं, आयरनिंग करते हैं कपड़ों पर, तो क्या है, धोखे से लग जाती है प्रेस वगैरह तो झुलस जाता है धब्बा। कैसे रंग का हो जाता है, रंग पूछा जाता है तो कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है। जले हुए जो धब्बे होते हैं वो कैसे भूरे रंग के हो जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। कौन सा रंग होता है, भूरे रंग का, ये पड़ जाता है। ठीक है। तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी आप साफ कर सकते हो। किससे, पहले तो इसे क्या करना है, धूप में सुखाकर भ्रंजित कर लेना है। ठीक है। धूप में आप जानते हो भ्रंजन ब्लीच होता है, खासतौर से लीलन का कपड़ा बहुत अच्छा ब्लीच होता है, लीलन है या कॉटन है। ठीक है। अगर आपका ऐसा कपड़ा है तो क्या करना है, आपको भ्रंजित कर लेना है, मतलब धूप में डाल देना है सबसे पहले झुलसा हुआ। उसके बाद क्या करना है, मतलब कम हो जाएगा धब्बा, और नहीं कम होता है तो आप क्या करोगे, बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स या अमोनिया, ठीक है, बोरेक्स या अमोनिया से इसको क्या करोगे, साफ कर दोगे। ठीक है। अमोनिया से इसको साफ कर दोगे। तो ये हुआ आपके धब्बे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें धातु तथा रंग की सम्मिश्रित क्रिया होती है। क्या खनिज के धब्बे में, पसीने के धब्बे में, चिकनाई के धब्बे में या वनस्पति के धब्बे में। तो जो सम्मिश्रित क्रिया होती है किसकी, धातु तथा रंग की। भाई धातु और रंग की बात हो रही है तो क्या, खनिज धब्बे जो होते हैं इनमें क्या होता है, धातु तथा रंग की सम्मिश्रित क्रिया मानी जाती है, मतलब रंग भी पाया जाता है और क्या होता है, धातु भी पाई जाती है। जैसे लोहे की जंग होती, लोहा क्या है, धातु है, और उसकी जंग का जो कलर होता है थोड़ा गेरुआ कलर टाइप बोला जाता है वो। ठीक है। तो वो क्या है, सम्मिलित क्रिया होगी ना, गेरुआ रंग मिल गया, और दूसरा क्या हो गया, धातु क्या थी, लोहा था। ठीक है। तो ये सम्मिश्रित क्रिया कहलाती है। दूसरी बात करेंगे हम किसकी, खनिज की। हमने बात की अभी, पसीने के धब्बे क्या होते हैं। जो पसीने के धब्बे होते हैं इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन वैसे आप जानते हो मनुष्यों से होता है, मनुष्य क्या प्राणी हो गया तो इसे प्राणिज में मानना चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि प्रोटीन नहीं होता है, पसीने में भी प्रोटीन नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो इस कारण से इसे प्राणिज दाग में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। किसमें, अम्लयुक्त दाग। किसमें, अब आपसे पूछा जाए अम्लयुक्त दाग कौन सा है, अम्लयुक्त दाग, पसीने का दाग अम्लयुक्त दाग माना जाएगा। ठीक है। तो अम्लयुक्त दाग माना जाता है, और इसलिए इसे ठंडे पानी अथवा अमोनिया के तनु घोल द्वारा साफ किया जाता है, मतलब ठंडे पानी और प्लस अमोनिया के घोल। ठीक है। ठंडे पानी अमोनिया के घोल से साफ किया जाता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कौन सा, झुलसने का दाग अमोनिया और बोरेक्स से साफ किया जाता है, और उससे पहले ब्लीच किया जाता है। तो पसीने का दाग आप ठंडे पानी और अमोनिया से साफ करोगे। ठीक है। क्योंकि प्राणिज है तो प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन ठंडे पानी से ही ये भी साफ होता है। ठीक है। तीसरा दिया है आपका चिकनाई के दाग। चिकनाई के जो धब्बे होते हैं उनको आप अगर पूछा जाए कैसे साफ कर सकते हो, तो आप जानते हो घी, तेल, मक्खन के होते हैं ये दाग। ठीक है। या फिर हम बालों में ऑयलिंग करते हैं और फ्लू कवर वगैरह या कोई भी टॉवल यूज़ करते हैं तो उसमें वो ऑयल आ जाता है। तो हम इसको कैसे साफ़ करेंगे, तो या तो अवशोषक विधि या घोलक विधि से हम इसको साफ़ करेंगे। ठीक है। अवशोषक या घोलक विधि से आप इसको साफ़ करोगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछी जाती है कि दाग की पहचान आप कैसे करते हो। दाग की पहचान आप कैसे करोगे, तो 3 तरीके से दाग की पहचान 3 विधियों से होती है। सॉरी, 3 विधियों से दाग की पहचान होती है। एक होती है देखकर, पता नहीं मेरे गले में क्या दिक्कत होती जा रही है, मैं ये नोटिस कर रही हूँ काफ़ी दिनों से जा ही नहीं रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे क्लास को रोकना पड़ता है कई बार गला मतलब सही करने के लिए। तो देखकर, दूसरा गंध द्वारा, स्मेल से, गंध द्वारा स्मेल से एक देखकर, या फिर गंध जो स्मेल होती है उससे, मतलब बाई सीइंग इसे कहते हैं, देखकर बाई सीइंग। दूसरा होता है बाई स्मेलिंग, मतलब गंध उसकी स्मेल से आप दाग को पहचान सकते हो। तीसरा होता है स्पर्श से। ठीक है। स्पर्श, छू कर, मतलब बाई फीलिंग, आप उसको फील करके भी पहचान सकते हो कि ये दाग किसका है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, धब्बे छुड़ाने की मुख्य विधियाँ कितनी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है। तो धब्बे छुड़ाने की मुख्य 3 विधियाँ मानी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी विधि हैं, तो आप जानते हो अवशोषक विधि होती है, सबसे पहले घोलक विधि। ठीक है। दूसरी है अवशोषक विधि, और तीसरी होती है रसायनों द्वारा। ठीक है। रसायनों द्वारा। ओके।
तो घोलक के अंतर्गत आप जानते हो क्या क्या चीज़ आते हैं जो रंग को घोल देते हैं। जैसे आप देखते हो घर में हम लोग पेंट करते हैं तो हमारे हाथों में क्या लग जाता है, पेंट लग जाता है। तो हम उसको किससे, पेट्रोल से साफ करते हैं। तो पेट्रोल में क्या होता है, वो हमारा हाथ का पेंट घुल जाता है। ठीक है, तो ऐसे सोचो। तो घोलक मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पेट्रोल से छुड़ाना, पैराफिन हो गया, मैथिलेटेड स्पिरिट हो गया, एसीटोन हो गया, तारपीन हो गया, मिट्टी का तेल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, बेंजीन, जो भी तेल वाली चीज़ें आपको मिले। ठीक है, इस समय गला इतना परेशान कर रहा है जो भी आपको ऑयल वाली चीज़ें मिले वो सब आप किस में डाल दोगे, घोलक के अंतर्गत डाल दोगे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो अवशोषक चीज़ें होती हैं, हमने अभी आपको शायद बताया भी ऊपर क्लास में कि जो अवशोषक मेथड्स में क्या आते हैं, टैल्कम पाउडर हो गए, पाव रोटी का चूर्ण हो गया, मैदा हो गया, आटा हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो मिले आपको, जो चूर्ण टाइप में या फिर आटे की टाइप में जो चीज़ें मिले वो इसमें डाल देना अवशोषक विधि में। चौक का चूर्ण हो गया, फूल है, अर्क है, नमक है, भीगी पाव रोटी है, सूखी पाव रोटी है, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, आपकी अवशोषक विधि में। ओके। और बचा रसायन। तो आप जानते हो रसायन हम किसे कहते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके के शब्दों के, चलो बोरेक्स, तो और एक बोरेक्स और दूसरा जेबल वाटर, ये आपको थोड़ा अलग लगेंगे, ये जरूर थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो इन्हें ऐसे याद कर लो, ये रासायनिक में आते हैं, रासायनिक विधि में आते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको शब्द ऐसे मिलेंगे जो खुद ही रासायनिक होंगे, जैसे कि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपको मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसीटोन, सोडियम परबोरेट, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब रासायनिक। आप जानते हो साबुन है, डिटर्जेंट है, ये रासायनिक द्वारा बनते हैं, तो इसलिए रासायनिक होते हैं। लेकिन अभी मैंने जितने नाम लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब रासायनिक नाम लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे आप सोचकर भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। अब आप लास्ट क्वेश्चन है आज का, गला भी साथ नहीं दे रहा है। क्वेश्चन 25 है, धब्बा छुड़ाने की अवशोषक विधि में प्रयोग किया जाता है टैल्कम पाउडर, खड़िया, सुहागा व नींबू के रस का, उपर्युक्त सभी का ई है निम्न में से एक से अधिक। तो अभी मैंने क्या बताया, धब्बा छुड़ाने की अवशोषक विधि की हमने बात की। तो यहाँ पर टैल्कम पाउडर आपको दिख रहा है अवशोषक विधि, खड़िया भी अवशोषक विधि, लेकिन सुहागा और नींबू का रस तो रासायनिक विधि का है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है अवशोषक विधि में कौन कौन चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो प्रयुक्त सभी भी गलत हो गया, तो ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि ई सही है, बी सही है, ई सही होगा आंसर, निम्न में से एक से अधिक, दो सही हैं आपके, टैल्कम पाउडर और खड़िया। ओके, तो क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और आप ही नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट हमारे चैनल को आगे लेकर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।